नमस्कार। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के कार्यक्रम कॉफ़ी विद जर्नलिस्ट में आज हमारे साथ मेहमान हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव डॉक्टर पवन शर्मा। डॉक्टर पवन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में एसोसिएट्स जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनके साथ उनका 30 साल का टीचिंग का इनका एक्सपीरियंस है और 25 से ज़्यादा छात्रों को पीएचडी और 25 से ही ज़्यादा छात्रों को वो एमफिल करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने 30 बार रक्तदान भी किया है। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आप सबका जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का कॉफ़ी जर्नलिस्ट की इस कार्यक्रम में मुझे जो अवसर आपने दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आप ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई? जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा का सवाल है, मेरे पिताजी जेबीटी टीचर रहे हैं और मेरे ऊपर एक्सक्लूसिवली सारा का सारा प्रभाव उन्हीं की शिक्षा का और उन्हीं के उपदेशों का रहा है। मेरे पिताजी जिस प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते थे, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल करेला उस स्कूल का नाम था, मैं भी वहीं पर प्राइमरी एजुकेशन वहीं मैंने की है। 5वीं क्लास मैंने 1976 में पास की थी। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल जुलाना से मेरी हाई स्कूल की जो शिक्षा है वो रही है तथा इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद से किया है और एमएससी और पीएचडी आगरा विश्वविद्यालय आगरा से मैंने किया है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन थी वो उस स्कूल में हुई है जहां आपके फादर टीचर रहे हैं। हाँ, तो आपके फादर वहां टीचर रहे हैं तो नेचुरल है कि आपने वहां अपने फादर के नाम की लिबर्टी ली होगी। क्वेश्चन बहुत सही है आपका, लेकिन देखिए धामू साहब, हर एक क्वेश्चन के 2 तरह के आंसर होते हैं। पहला आंसर तो जो आपने अपने आप ही दिया है, लिबर्टी ली होगी, कोई दो राय नहीं। भाई पिताजी टीचर हैं, क्लास में और बच्चे जो थे कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंस तो देते ही हैं अध्यापक के बच्चे को, भाई मास्टर जी का लड़का है, इस तरह से अपने आप भी थोड़ा स्पेशल फील होता है। लेकिन जहाँ तक सवाल एकेडमिक लेवल का है, पिताजी का पूरे बच्चों के ऊपर ही इस प्रकार से एक ध्यान होता था कि बच्चा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे, जिसकी वजह से वो इसके उदाहरण को भी अपने खुद के बच्चे यानी मेरे थ्रू ही शो करना चाहते थे। और जैसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से लर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाई जा सकती है, क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कैसे किए जाएं क्वेश्चन ताकि अच्छे नंबर आएँ, ये सारी बातें जो मेरे पिताजी ने मुझे प्राइमरी स्टेज पर बताई थी, पीएचडी तक मुझे वही यों की यों काम आई हैं। और मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मेरे पिताजी को इतना ज्ञान कैसे था कि प्राइमरी टीचर होते हुए भी वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका वो बच्चों को बताते थे जिसमें हमेशा मैं टॉपर रहा। 5वीं क्लास में भी हमारा ब्लॉक था, 9 स्कूल वहाँ थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल मालवी में मेरा एग्ज़ाम था तो मैं ब्लॉक टॉपर था, मुझे वजीफ़ा भी मिला था। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि आपकी हायर एजुकेशन जींद में हुई कॉलेज में। हाँ जी। डॉक्टर साहब, पहली बार आप कॉलेज से कब भागे? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर शुक्रवार को ज़्यादा भागते हैं जब फिल्म बदलती है। आप पहली बार कब भागे? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि उम्र ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल एक नई चकाचौंध में बच्चा जाता है। 14 साल की उम्र थी जब कॉलेज में गए थे। 1968 का मेरा जन्म है, 1982 में मैंने 10वीं की थी। तो कॉलेज में जब एडमिशन लिया, बस से जुलाना से जींद हम जाते थे। ज़्यादा छोटे थे, पिताजी ने उससे पहले कभी कहीं जाने नहीं दिया था, तो एक स्कूल बैग की तरह काला थैला मुझे सील कर दिया, भाई अपनी किताबें इसमें रखेगा। वो लेके जाते थे जी। जाके मैंने वो बैग अपने उसमें टंगा दिया, जो सामने डेस्क होता है। मेरे इंग्लिश के टीचर थे कर्ण सिंह खेड़ा जी, उन्होंने जैसे वो बैग टंगा देखा वो मुस्कुराए। आजकल तो बैग हर कोई बच्चा लेके जाता है, एक फैशन बन गया है। कोई एक फिल्म थी शायद किसी एक्टर की, आमिर खान वगैरह की, उसके बाद ये पिट्ठू बैग आजकल बच्चे लग गए लगाने। जी जी। अदरवाइज उस टाइम तो बैग लेके जाना अपने आप में बैकवर्डनेस की निशानी मानते थे। अरे तूने अब भी स्कूल वाली आदत नहीं छोड़ी है। तो जी
वो मुस्कुराए, बोले ये बैग किसका है? मैंने कहा सर मेरा है। बहुत अच्छे, इससे किताबें भी सुरक्षित रहती हैं, आपको भी आराम रहता है। तो जहाँ तक अब भागने का सवाल आपने किया था स्कूल कॉलेज से, जब आप देख सकते हैं कि मैं कॉलेज में भी स्कूल की अपनी बैग को ले जाने की हैबिट को अडॉप्ट किए हुए था, तो जी भागने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने, जैसा आपने बताया शुक्रवार को फिल्म आमतौर पर बदलती है या बदलती थी, मैंने बीएससी फाइनल में पहली फिल्म अंधा कानून देखी थी। एक मेरा साथी था, उसने कहा चल पवन तुझे आज फिल्म दिखा के लाता हूँ। मैं बड़ा घबराया हुआ था, मैंने कहा यार कभी आज तक देखी नहीं, पिताजी भी डांटेंगे। बोले अरे यार अच्छी फिल्म है चल। तो जी ऐसा कहिए कि मैं 1987 में पहली बार कॉलेज से बीएससी फाइनल में फिल्म देखने गया था। फिल्म के बाद में ऐसा हुआ कि आपके पिताजी ने आपको डांटा हो? मैंने बताया नहीं जी। पहली ऐसी कोई घटना जब पिताजी ने आपको पीटा हो? 8वीं क्लास का एग्ज़ाम था जी, तो मैंने 1-2 सवाल में जानबूझ के एक तरह से, मतलब हो जाती है बच्चे से लापरवाही, क्योंकि कंसंट्रेट होना या कंसंट्रेट रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब इंसान की अचीवमेंट होती है। और बच्चा इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं लगातार 3 घंटे रह सकता। 2 क्वेश्चन मैंने वो गलत कर दिए थे जो नहीं करने चाहिए थे। पिताजी ने तब मुझे 2 थप्पड़ मारे थे। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? बिल्कुल सही पूछा आपने। मैं दिसंबर 1993 में गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में पोस्टेड था और रोहतक जाट कॉलेज रोहतक में मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने आया हुआ था। मेरी मिसेस जाट कॉलेज रोहतक की ही स्टूडेंट रही हैं और वैसे तो लगभग अरेंज्ड ही मैरिज ये थी, क्योंकि मेरी मिसेस को नहीं पता था कि मैंने उनको मतलब देखा है, पसंद किया है इस तरह से। उनके पिताजी बाकायदा हमारे घर आए, उन्होंने बात की, उसके बाद ही आगे प्रोसेस हुई। तो इसको आप अरेंज्ड ही कहें। क्या बीबी के साथ कभी नोक-झोंक हुई पहली बार? अजी पहली बार की नोक-झोंक की बात तो ये है, ये तो लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है धामू साहब। हर किसी का मैरिज हुई, 3 दिन ही हुए थे मैरिज हुई को, बस में बैठ के जा रहे थे। हालांकि कार थी मेरे पास, लेकिन कार पता नहीं क्यों नहीं मैं ले जा रहा था। बस में बैठ के हम रोहतक जा रहे थे, तो मिसेज ने कहा आपके पास पैसे कितने हैं नारनौल अकाउंट में? मैंने कहा चिंता की बात नहीं, 60 रुपये हैं। बोले ये कौन सी बात हुई, 60 रुपये हैं? मैंने कहा मेरे घर में ऐसी कोई बात नहीं होती है, तिजोरी की चाबी और उसका नंबर भी आपको बता दिया गया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा। और यहाँ हमारे क्यों, हम 2 ही भाई हैं, ना कोई और बहन ना चाचा ताऊ से किसी से इस प्रकार का कोई मतलब घर का इंटरफेरेंस। तो मेरे परिवार में ये कभी नहीं रहा कि पैसा कहाँ रखा जाएगा, बल्कि मैं बड़ा बेटा होने की वजह से सारी जिम्मेवारी मेरी ही होती थी मैनेज करने की फाइनेंशियल मैटर्स को। तो उनको कुछ हजम नहीं हुई ये बात, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, आप एक प्रोफेसर हैं और ऐसे कैसे रहेंगे। मैंने कहा आप चिंता मत करो, जब नारनौल आप चलोगे तब आप देखना अच्छी तरह रहेंगे। तो मुझे हल्का सा ये फील हुआ कि यार नई स्टेज लाइफ की है, उसमें एंटर कर गए हैं और पैसा तो कुछ थोड़ा वो जेब में होना चाहिए, वरना तो पता नहीं कहाँ ये लड़की बेइज्जती कर देगी। तो वही पहली नोक-झोंक थी जी। बहुत अच्छे। इस नोक-झोंक में जो नोक-झोंक कम, लेकिन इसमें जो है ना आपसी प्रेम वो ज़्यादा झलकता है। हाँ जी। उसके बाद में आप ये बताइए कि पवन शर्मा को, हाँ जी, पवन शर्मा को गुस्सा कब आता है? जब कोई मेरा अपना गलती करता है और मैं उस गलती को पॉइंट आउट करता हूँ कि भाई इसे ठीक करो, नहीं मानता है, तब थोड़ा सा गुस्सा आता है, वरना कभी गुस्सा नहीं आता। जब गुस्सा आता है तब आपके पहला रिएक्शन क्या होता है? जैसे ही गुस्सा आता है सबसे पहले तो मैं सिचुएशन देखता हूँ क्या है, क्योंकि यदि गुस्सा किसी पर आया है तो इसमें सबसे पहले आपके ब्रेन की और आपकी अपनी साइकोलॉजिकल जो पावर है उसकी परीक्षा है बहुत बड़ी, कि आपको उसे कंट्रोल करना है। मैं ज़्यादातर कंट्रोल ही करता हूँ
क्योंकि वो सिचुएशन एक्सप्लोसिव सिचुएशन होती है, सामने वाला गलती कर रहा होता है, वो भी कंट्रोल से बाहर है, उधर से मैं भी गुस्सा करके कोई रिएक्शन कर दूं तो क्या होगा, मुझे वहाँ से कोई और जवाब मिल जाएगा, गुस्सा और ज़्यादा करना पड़ जाएगा, बात से बात बढ़ जाती है। मैं फिर उस सिचुएशन को वहाँ कंट्रोल करके गुस्से को फिर 5-10 मिनट बाद ही फिर पकड़ता हूँ अपने उस नियर एंड डियर रिलेटिव फ्रेंड जो भी, देखो तुमने उस टाइम बहुत बड़ी गलती की थी, या वो ऐसे नहीं होना चाहिए, यदि ऐसे आगे हुआ तो उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। इस लेवल तक का ही गुस्सा मैं करता हूँ। वैसे तो आपका वर्क देखने के बाद में ऐसा लगता है कि आपके पास समय नहीं होता। अगर पवन शर्मा के पास समय होता तो उस वक्त में पवन शर्मा खाली टाइम में क्या करते हैं? बात सही है आपकी, खाली टाइम बहुत कम होता है। मैं कैमरा के सामने हूँ, इसलिए एक बात तो एडमिट नहीं कर सकता, जो कि बाद में मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब आजकल का जो मेरा टाइम है वो अध्यात्म में मैं ज़्यादा डिवोट करता हूँ। मुझे बड़ा आनंद मिलता है जब मैं अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेकर के जाता हूँ, कुछ अनुभव होता है मुझे अच्छा, और मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया कोई इंसान का लाइफस्टाइल हो ही नहीं सकता। जब भी अपने पास टाइम हो, चाहे हम सोने से पहले लेटे लेटे भी अध्यात्म में कहीं अपने मेडिटेशन में चले जाएं, बहुत शानदार नींद आती है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। आपकी आम जिंदगी पर, आपका लाइफस्टाइल पर आपका ये जो आपने अभी मेडिटेशन बताया, इसका आप कितना प्रभाव मानते हैं वर्तमान में? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि देखिए शास्त्र लिखे गए हैं अपने हिंदू धर्म में, जिसमें रामायण जिस मर्यादाएं लिखी गई हैं समाज की, उसके बाद महाभारत नीतियाँ लिखी गई हैं, बल्कि महाभारत को तो 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि उसमें महायोगी, या यूँ कहिए कि भगवान कृष्ण ने जो बातें कही हैं एक एक बात नीतिगत है। अब अध्यात्म आपको अपने आप को और इस प्रकार के शास्त्रों को जब पढ़ते हैं उनके साथ जोड़ करके कोई एक अलग डायरेक्शन में इस प्रकार से सोचने के लिए आपको ताकत देता है, जिससे आपको मतलब एक अलग ही अनुभूति होती है। यानी मैं एक इस वे में इस बात को थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि हे पवन पुत्र, आप में अपार और अथाह शक्ति है, आप चाहो तो इस समुद्र को भी लांघ सकते हो, आप चाहो तो इस ब्रह्मांड में भी कहीं जा सकते हो। जामवंत जी ऐसा कह के उनको अपनी शक्ति स्मरण करवा रहे हैं। अध्यात्म के द्वारा यदि मैं इस बात को जोड़ना चाहूँ तो हमारे शास्त्र में, रामायण ग्रंथ में यह जो बात लिखी गई है, यह शक्ति हर एक आदमी में है, लेकिन वह शक्ति सुसुप्त है, सोई हुई है। उसको जागृत करने के लिए हमें जामवंत जी यानी कोई ऐसा गुरु या ऐसा कोई एक उपदेशक चाहिए जो शक्ति को जागृत कर दे, जिसकी वजह से फिर हम अपने आप को एनर्जाइज फील करके आगे बढ़ सकें। यह इस प्रकार से मैं जोड़ता हूँ तथ्यों को, और मुझे इसी वजह से बहुत आनंद मिलता है। आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि ईमानदारी से ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव। हाँ जी। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो नेचुरल है कि एक लंबी दूरी तय करने के लिए, वैसे तो एक गजल की लाइन है कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हाँ जी। तो जो लंबी दूरी तय करने में वक्त लगे, उस वक्त में कार में आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं सुनता नहीं हूँ कुछ भी, मैं खुद गुनगुनाता हूँ। आप क्या? हनुमान चालीसा है, श्री हनुमत सत्वन है, श्री राम स्तुति है, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, ये सभी मुझे कंठस्थ हैं, मैं ये गुनगुनाता हूँ। आप अगर हनुमान चालीसा गुनगुनाते हैं तो आप हमारे दर्शकों को हनुमान चालीसा की 2 लाइन सुनाइए। हनुमान चालीसा जैसा कि मैंने बताया 40 इसमें दोहे या यूँ कहिए कि लाइनें हैं, चौपाई से शुरू होता है ये। जैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु दोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वाह, क्या बात। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप तो अच्छा गाते हैं। तो नहीं, गाता अच्छा नहीं हो। तो आपकी कोई किसी फिल्म स्टार भी आपका कोई पसंदीदा है? नहीं जी, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ। वैसे अभी तो आपने बताई थी आपने अंधा कानून फिल्म देखी। हाँ जी, मैं अपने स्तर पर फिल्में नहीं देखता हूँ। घर में भी जैसे आजकल टीवी तो है ही हर किसी के घर में। 2 बेटियां हैं अपनी, बेटियां अभी बाहर हैं, दोनों पढ़ाई कर रही हैं। तो उन्होंने ही टीवी का जो रिचार्ज होता है एयरटेल से वो करवा रखा था। अब बार बार फ़ोन आते हैं बल्कि, जी आपका वो प्लान खत्म हो गया, रिचार्ज करवा लीजिए। मैंने कहा मेरे पास टीवी देखने को टाइम ही नहीं होता है। नहीं, फिर भी करवा लीजिए। मैंने कहा मैं करूँगा क्या उसका, जब टीवी ही नहीं चल रहा। बोले कब चलाओगे? मैंने कहा जब बेटियाँ आएंगी वो चला लेंगी। ये है जी। आपने पीएचडी की? हाँ जी। पीएचडी करने के बाद में आपने पहली बार ऐसा कब लगा कि आपने जिंदगी में एक अच्छा काम किया कि आपने पीएचडी की? ऐसी कोई घटना जो पीएचडी से जुड़ी हुई और आपको अच्छी लगी हो, जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करती हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि आदमी को, किसी भी इंसान को इंस्पायर करने के लिए कोई न कोई एक उदाहरण चाहिए होता है जिसको वो फॉलो कर सके। मैंने जब पीएचडी की, सबसे पहले मेरे जो गुरु थे डॉक्टर एसपी जैन, वो डीएससी थे, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। जैसे डिलीट होता है लिटरेचर में, साइंस में डीएससी होता है। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया कि देखो पवन, आप आज थीसिस सबमिट करने जा रहे हो, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ कि जब तक आपका काम पूर्ण ना हो जाए तब तक आप यह डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि आपकी योजनाएं क्या हैं। वो गुरु मंत्र मुझे आज भी याद है। जहाँ कहीं मैंने डिस्क्लोज किया है वो काम मेरा पूर्ण नहीं हुआ है, जहाँ मैंने डिस्क्लोज नहीं किया वो काम मेरा नहीं रुका है, वो बिल्कुल पूर्ण हुआ है। तो मुझे पहला तो अनुभव तब हुआ कि आज मुझे एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र मिला है। उसके बाद जैसे ही मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई, मैंने एक आम ह्यूमन नेचर है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया डॉक्टर पवन कुमार शर्मा एमएससी पीएचडी, और गेट पर लगा दिया उसको लिखवा के। एक अननोन पर्सन आया, बोले कि ये कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। और मेरी उम्र भी उस टाइम 24 वर्ष थी। 1992 में मुझे डिग्री अवार्ड हो गई थी पीएचडी की। तो मैंने जैसे पहले बताया 68 का मेरा जन्म है। तो वो आदमी बहुत देर तक मुझे देखता रहा। उसके बाद अगले दिन 1-2 लड़के और आए गवर्नमेंट हाई स्कूल जुलाना से, बोले हम आपसे मिलने आए हैं। मैंने कहा क्यों? बोले कि हमारे जो हेडमास्टर साहब, उन्होंने कहा तो क्या तुम जानते हो मेरा एक स्टूडेंट पीएचडी है जूलॉजी में, और आपका नाम बताया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अचीवमेंट तो मेरी है लेकिन खुशी सभी को हो रही है। हमेशा उस काम में आदमी को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसमें खुद अचीवमेंट हो और खुशी अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को हो। कभी ऐसी घटना हुई हो जिसको आपको ये लगा हो कि टीचिंग लाइन आपके लिए नहीं थी? मैंने धामू साहब कोशिश तो की सिविल सर्विसेज में जाने की, लेकिन मैंने जैसे बताया कि पिताजी का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहा है, और पिताजी बहुत अच्छे टीचर भी रहे हैं। एक बहुत अच्छे पिताजी और बहुत अच्छे टीचर दोनों ही रहे हैं। तो टीचिंग में मुझे बड़ा एंटायर सेटिस्फैक्शन मिला है। जैसा कि अभी भी आपने भी मेरे बायोडाटा में बताया था कि लगभग 25 शोधार्थियों को पीएचडी भी करवाई है, एमफिल भी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में एमएससी की कक्षाएं भी मैंने ही शुरू की थी 2007 से। और इसके अलावा जब चारों ओर अब मैं देखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में कोई भी साइंस का मास्टर या लेक्चरर हो, सारे मेरे स्टूडेंट मिलते हैं। इतना अच्छा लगता है, शायद एडमिनिस्ट्रेटर या किसी और जॉब में नहीं मुझे ये अचीव होता। वास्तव में बीइंग ए टीचर इज़ द ग्रेट अचीवमेंट और एंटायर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आदमी का। डॉक्टर साहब, एक जानकारी यह भी रही आपके बारे में कि आपको चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार लगाया जाना था, और ऑलमोस्ट ये तय हो चुका था सरकार की तरफ से भी कि आपको लगाया जाएगा। तब इस बीच में ऐसी घटना क्या हुई कि वो उस घटना के घटने के बाद में आप वहां तक नहीं पहुंच पाए? ये बात 29 दिसंबर 2017 की है।
मेरे पास फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं इस टाइम फ्लाइंग ड्यूटी पर हूँ, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे थे, आरपीएस कॉलेज बलाना डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में ड्यूटी पर था। बोले कि आपको रजिस्ट्रार बनाया गया है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का, और 1 जनवरी 2018 को आपको ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है। बोले कि आपको बहुत बधाई हो। मैं बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही यह मेरा लेटर, क्योंकि जब कोई भी किसी भी प्रकार की असाइनमेंट सरकार देती है तो डायरेक्टरेट में वो लेटर हमारा आता है। डायरेक्टरेट हमारी अथॉरिटी है जैसे, तो डायरेक्टरेट में जैसे ही मेरी ये फाइल आई और ये लेटर आया, वहाँ से किसी डिप्टी डायरेक्टर ने, डिप्टी डायरेक्टर जो होते हैं वो हमारे अपने ही साथियों में से ही होते हैं, प्रोफेसर ही होते हैं वहाँ पर, एसोसिएट प्रोफेसर यानी, उन्होंने फ़ोन किया हरियाणा में जहाँ जहाँ उनके लिंक्स थे, अरे डॉक्टर साहब को भाई रजिस्ट्रार बना दिया, रजिस्ट्रार बना दिया। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया था कि जब तक फाइनल स्टेज ना हो जाए किसी भी काम की, तब तक उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो थे भाई, सभी तरह के होते हैं जी समाज में, कुछ वेल विशर होते हैं, कुछ आपके क्रिटिक्स भी होते हैं। तो किसी ने माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने जा कर के यह चुगली खाई कि ये आदमी क्यों रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है, जबकि ना तो इसका कोई मतलब इस प्रकार का बैकग्राउंड है, ना कोई ऐसी स्पोर्ट है जिसकी वजह से इसको रजिस्ट्रार बनाया जाए। तो बस इससे ज़्यादा आगे की बात में मैं शायद नहीं जाना चाहूँगा। मुझे ऐसा ही लगता है इसमें पूरा का पूरा रोल माननीय शिक्षा मंत्री जी का ही था कि उन्होंने ही मेरा वो लेटर फिर रोक लिया था। चलो अब आप आपके क्षेत्र की बात पर आते हैं जहाँ से आप जुड़े हुए हो एजुकेशन से, कि आज की जो एजुकेशन है और जो पहले की एजुकेशन थी, उसमें सबसे ज़्यादा एक जो प्रथम दृष्टि में दिखाई देता है वो ये कि आज का स्टूडेंट पढ़ाई में कम और राजनीति में ज़्यादा ध्यान देता है, और उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं राजनीति में आकर और अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को प्रभावित करके और अपनी डिग्री हासिल कर लूं। क्या एक स्टूडेंट्स का पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आने को आप कितना वाजिब मानते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये है। बिल्कुल आज के सिनेरियो में सबसे अहम क्वेश्चन मैं इसे मानता हूँ। दरअसल हमारा जो एक सोशल सेटअप है उसमें 3 स्टेजेस हैं। वैसे तो हर एक ही काम की, हर एक चीज़ की 3 स्टेजेस होती हैं। सोशल स्टेटस सेटअप में 3 स्टेजेस मैं बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट यह है कि आदमी मेहनत करता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है, तो वह परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है और उसी स्टेज में अपने आप को ढाल लेता है। दूसरी स्टेज है आदमी मेहनत के साथ साथ जिद करता है, और जिद के साथ जब मेहनत करता है तो कुछ न कुछ वो अचीव भी कर लेता है। और ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको फील होता है, तो वह फिर समाज में एक नया संदेश ये देने लग जाता है कि पॉलिटिक्स ज़्यादा बड़ी चीज़ है, पॉलिटिक्स हर एक फील्ड को प्रभावित करती है। उसकी वजह से अब देखिए एनर्जी से फुल है, एक जो एडोलेसेंट स्टेज है कॉलेज छात्र की, फुल ऑफ एनर्जी है, जोश उसमें पूरा है, लेकिन उसकी एनर्जी को ना तो कोई डायरेक्शन है ना उसके जोश में होश है, जिसकी वजह से वो क्या चाहता है कि आमतौर पर देखते हैं एक एमएलए के पास गए, बोला जी उस मास्टर का या उस लेक्चरर का ट्रांसफ़र कर दो, क्यों? बोला वो नकल नहीं करने देता। अच्छा लो ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्यों? उनको तो वोट चाहिए। अब स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा इसका? अरे पॉलिटिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बड़ी पावरफुल चीज़ है, और जबकि उसे ये नहीं पता कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए तो एक ही बनेगा। जबकि उदाहरण इसका ये है, हम वैसे भी देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं 20-25 कैंडिडेट होते हैं आमतौर पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसका मतलब क्या है? न केवल छात्र, समाज में भी ये एक ऐसी बात है कि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो डेमोक्रेसी के आधार पर पावर्स डेलीगेट की हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बावजूद छात्र को एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिक्स वो करे, हेल्दी पॉलिटिक्स करे, लेकिन उसके साथ साथ अपने खुद के करियर को दांव पर ना लगाए। मेरी हमेशा यही एक शिक्षा बच्चों को होती है। ये इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल करूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा
कि डॉक्टर साहब का जो वर्किंग ग्राउंड रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। अगर मैं इसको पूरे को पढ़ कर आपको बताता हूँ तो ये मान लीजिए कि आपको आधा घंटा जो है वो कम से कम इनको बताने में लगेगा। जो इन्होंने पेपर सबमिट किए हैं, जो इन्होंने जर्नल्स किए हैं, वो सारी बातें। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इनको जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कम से कम 50 बार इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो डॉक्टर साहब, इस पूरे कैरियर को ध्यान में रखते हुए जो आप एजुकेशन बोर्ड में आए हैं, आपका एजुकेशन बोर्ड की जो संयुक्त सचिव की कुर्सी है उस पर बैठकर आपका सपना क्या है? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि एजुकेशन बोर्ड में संयुक्त सचिव की कुर्सी पर बैठकर आपका सपना क्या है, मैं इस प्रकार के कुछ सुधार या इस प्रकार के कुछ सुझाव एजुकेशन बोर्ड में लगातार दे रहा हूं और सुधारों पर आजकल हम काम कर भी रहे हैं, जिसमें नंबर 1 शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पवित्रता, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि परीक्षा में आदमी कहीं पर कोताही करेगा तो परीक्षा का परिणाम ही बायस्ड हो जाएगा। परीक्षा का मतलब न केवल एक किताबी परीक्षा, जीवन की परीक्षा का भी यही उद्देश्य है और यही आधार होता है कि परीक्षा हमेशा ईमानदारी से और पूरी पवित्रता के साथ होनी चाहिए। पहला सुझाव और पहला जो मेरा एक एफर्ट है वो यही है कि हम परीक्षा की गुणवत्ता और इसकी पवित्रता को कायम रखें। नंबर 2, हम स्कूलों में आमतौर पर एक इस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक समाज में बहुत बड़ी जिम्मेवारी के पद पर बैठा है और वह बच्चों में इस प्रकार की कोई भावना ना विकसित होने दें कि मेहनत के अलावा भी कोई रास्ता है। देखिए, यदि कोई आदमी मेहनत करेगा तो दो उसके सबसे बड़े फ़ायदे समाज को क्या होंगे। मेहनती जो आदमी होगा, मेहनत जो कर रहा है अपने क्षेत्र में, उसके दिमाग में डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ यानी ऐसे विचार जो असामाजिक विचार हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसको मेहनत से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। दूसरा, यदि मेहनत ही करेगा तो अंडरस्टूड है कि उसको उसके परिणाम भी मिलेंगे। और जिस किसी को मेहनत के जीत या मेहनत की सफलता का स्वाद चखने का जिसको एक बार आदत पड़ जाएगी, वो फिर उसी से आगे सफलता लेगा। तो यही कोशिश है कि स्कूलों में एक ऐसा वातावरण हम बनाएं जिसमें विद्यार्थियों में यह संदेश जाए कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए और मेहनत से जो सफलता मिलती है उसी सफलता का जो आनंद है, समाज में जो उसका महत्व है, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग यानी दूरगामी होता है। यही मेरा यहाँ पर इस संयुक्त सचिव की कुर्सी पर बैठकर उद्देश्य है और यही कोशिश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट क्लब आपके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।